जनवरी की सर्द रात थी। सभी लोग अपने घरों में बिस्तर में दुबके हुए थे, लेकिन हम डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से मजबूर थे। मैं आज बुखार में तप रही थी। मेरे लिए और ज़्यादा रुककर अस्पताल में ड्यूटी करना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं इस तरह अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर घर आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हम डॉक्टरों से एक नहीं बल्कि कई मरीजों की ज़िंदगियां जुड़ी होती हैं और किसी भी इमरजेंसी से पहले हमें उन्हें देखना पड़ता है, चाहे हमें कितनी ही ज़्यादा तकलीफ़ क्यों ना हो। मैंने भी डॉक्टर बनते वक्त ये कसम खाई थी कि मैं अपने मरीज़ों की हर हाल में देखभाल करूंगी, और आज मैं वही कसम पूरी कर रही थी। रात 2 बजे के करीब जब सर्दी और ज़्यादा बढ़ने लगी और मैं बुखार से थर थर काँपने लगी, तो मेरी सीनियर डॉक्टर मेरी हालत देखकर कहने लगी, डॉक्टर प्रिया, आप घर जाएं और आराम करें। सुबह ओपीडी में ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि सोमवार का दिन है। आपकी तबीयत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आज वैसे भी मरीज़ कम हैं और तकरीबन सारे ही मरीज़ सो रहे हैं। मैं यहाँ का चार्ज संभाल लेती हूँ। वैसे तो मेरी नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन ओपीडी की डॉक्टर रुचि छुट्टियाँ पर थी, इसलिए मुझे रात की ड्यूटी के साथ सुबह की ओपीडी भी देखनी पड़ रही थी। डॉक्टर अर्चना के यकीन दिलाने पर मैंने अपनी मरीजों की सीट उनके हवाले की और अस्पताल की गाड़ी में बैठकर घर पहुंच गई। मैंने सोचा था कि घर जाकर सुकून का सांस लूंगी और आराम से सो जाऊंगी। दवा तो मैं पहले ही खा चुकी थी, बस थोड़े से आराम की ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ओपीडी में भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें आराम भी नहीं मिल सका था। लेकिन मुझे क्या पता था कि घर जाकर सुकून मिलने की बजाय मुझ पर कयामत गुजरेगी। सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे। बंद गाड़ी में बैठकर भी मैं ठंड से काँप रही थी, और उस वक्त तो मुझे डॉक्टर रुचि पर भी गुस्सा आ रहा था, जिन्हें इतनी ठंडी के मौसम में शादी करने की सूझ गई थी और वह शादी करके छुट्टियां पर चली गई थी और उनकी ओपीडी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं गाड़ी से उतरी और पर्स से घर की चाबी निकाली। मुझे यकीन था कि भाभी रात के इस समय गहरी नींद सो रही होंगी, इसलिए मैंने बिना आहट किए घर का दरवाज़ा खोला और खामोशी से दबे पांव अंदर चली गई। मैं उन्हें नींद में जगाना नहीं चाहती थी। पहले ही घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और फिर मुझे बीमार देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा सर्दी और जाड़े से कपकपाता जिस्म अचानक ही पसीना पसीना हो जाएगा। मैं जिस भाभी की फिक्र में दबे पांव अंदर पहुंची थी, मेरी वही भाभी तो अंदर अलग ही अंदाज में बैठी थी। घर के अंदर का मंजर ही ऐसा था कि मेरे होश उड़ गए थे। मेरी भाभी लॉन में ही मौजूद थी और वे अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ 5 व्यक्ति और भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वे हट्टे कट्टे मर्द मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। और मेरी भाभी रात के इस समय उन मर्दों के साथ न जाने ऐसे क्यों बैठी थी, आखिर कर क्या रही थी उनके साथ। मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली शहर के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हूँ। मुझे हमेशा नाइट शिफ्ट ही मिलती थी, क्योंकि हमारे अस्पताल की काफ़ी सारी डॉक्टर्स को उनके घर से नाइट ड्यूटी की इजाज़त नहीं थी, जबकि मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। मेरे भाई कहते थे कि मरीज़ तो किसी भी वक्त आ सकते हैं, फिर क्या दिन की ड्यूटी और क्या रात की। इसलिए मैंने आसानी से नाइट ड्यूटी कर ली थी। सच कहूँ तो मुझे नाइट ड्यूटी आसान भी लगती थी। तकरीबन सारे ही मरीज़ दवाई खाकर सो जाया करते थे और इसलिए रात को काम भी इतना नहीं होता था, जबकि दिन की ड्यूटी में तो एक के बाद एक मरीज़ को देखना ही पड़ता था और फिर ओपीडी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। इसलिए मैं बहुत आराम से नाइट ड्यूटी कर रही थी और मुझे नाइट ड्यूटी करते हुए तकरीबन 5 साल होने वाले थे। मेरी मंगनी मेरे बाबा के दोस्त के बेटे से हुई थी, लेकिन वह लड़का पढ़ाई पूरे करने के लिए परदेश गया हुआ था। उसकी वापसी तक मुझे उसका इंतज़ार करना था। मेरे बाबा का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था
और उसी वक्त मेरे बाबा के दोस्त ने मुझे अपने बेटे सूरज के लिए मांग लिया था और अब हमारे घर का खर्चा भी अंकल जी ही चलाया करते थे। उन्हीं की वजह से आज मैं डॉक्टर थी और मेरा बड़ा भाई इंजीनियर। अंकल जी ने हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी न होने दी। मेरी माँ के स्वर्गवास को भी अब 2 साल हो चुके थे और यह आज से कोई 1 साल पहले की बात है, जब एक रात मेरे भाई अचानक एक खूबसूरत और जवान लड़की के साथ घर आए। मैं ड्यूटी के लिए घर से निकल ही रही थी। भाई के साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गई। उसका सफ़ेद रंग और चमकती हुई आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं। चेहरा इतना कोमल और नाजुक था कि किसी परी की तरह लगती थी। मैं बहुत दिलचस्पी से उस लड़की को देख रही थी जो मेरे लिए तो कोई परी थी। भाई ने उसे मेरे सामने बैठाया और कहने लगे, इसका नाम पायल है और अब से ये तुम्हारी भाभी है। भाई के शब्दों पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई कह रहे थे कि अब ये हमारे घर में हमारे साथ ही रहेगी, तुम इसे अपनी दोस्त भी समझ सकती हो। भाई की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरे इकलौते भाई ने जिस तरह मुझे बगैर बताए शादी की थी, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैं तो अपने भाई की दुल्हन बहुत धूमधाम से लाना चाहती थी और भाई तो रातों रात ही शादी कर ली थी। खैर, पायल भाभी इतनी खूबसूरत थी कि मैं भाई की पसंद की दाद दिए बगैर ना रह सकी थी। लेकिन भाई को इतनी अचानक शादी क्यों करनी पड़ी थी, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर वह मुझे पायल भाभी के बारे में बताते तो मैं खुद उनका रिश्ता लेकर जाती और हम अच्छी तरह से उनकी शादी करते। पायल भाभी के सामने मुझे ये बात पूछना कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने भाई से पूछताछ का सिलसिला सुबह पर छोड़ दिया और खुद नाइट ड्यूटी के लिए निकल गई। लेकिन सारी रात में यही सोचती रही कि पायल भाभी कौन है और वह भाई को कहाँ मिल गई। भाई ने इस तरह अचानक से शादी क्यों की, इन्हीं सोचों में सुबह हो गई और जब मैं सुबह घर लौटी तो देखा कि भाई किचन में खड़े अपने लिए चाय बना रहे थे, जबकि पायल भाभी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। यकीनन वह अपने कमरे में थी। मैं अपना पर्स रखकर फौरन भाई के पास पहुंच गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे पता है मेरी बहन के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं खुद तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। चलो मेरे साथ हम बैठकर चाय पीते हैं। मैं भाई के साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और भाई ने मुझे पायल भाभी के बारे में बताना शुरू किया। पायल भाभी भाई के किसी दोस्त की रिश्तेदार थी और भाई अपने दोस्त के साथ उनके बाबा के स्वर्गवास पर गए थे। पायल भाभी के बाबा के स्वर्गवास के बाद वह कल रात बिल्कुल बेआसरा हो गई थी। उनके किसी बहन भाई ने उन्हें अपने साथ रखना गवारा न किया था। किराया ना देने की वजह से मालिक मकान ने उन्हें उसी वक्त घर से निकालने को कहा था। पायल भाभी के बाबा के इलाज पर इस कदर पैसे लग चुके थे कि भूखे रहने की नौबत तक आ गई थी। इसलिए भाई ने उनसे शादी की और अपने घर ले आए। भाई की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि आज के दौर में कैसे बहन भाइयों का खून इतना सफ़ेद हो गया है कि किसी ने अपनी बहन को ही अपने साथ रखना गवारा ना किया और एक अनजान व्यक्ति के साथ उसकी शादी करके उसे भेज दिया। भाई कह रहे थे उन्होंने ये शादी सिर्फ ऊपर वाले को खुश करने के लिए की है। उन्होंने इस तरह एक यतीम लड़की को सहारा मिल गया। मैं अपने भाई के फैसले पर खुश थी कि उन्होंने किसी का भला करने की कोशिश की थी और पायल भाभी तो वैसे ही बहुत खूबसूरत और जवान थी। ऐसी भाभी तो शायद मुझे चिराग लेकर ढूंढने से भी न मिलती। हम दोनों बहन भाई बातें ही कर रहे थे कि पायल भाभी भी हमारे पास चली आई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, आज से तुम मेरी दोस्त हो। उनकी यह सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि अकेली बहन होने की वजह से मैं भी किसी के साथ के लिए बहुत ज़्यादा तरसा करती थी। कुछ दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि पायल भाभी एक बहुत अच्छी और खुश मिजाज औरत हैं, जिन्होंने आते ही हमारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। वह जानती थी कि मैं नाइट ड्यूटी करके आती हूँ, इसलिए उन्होंने घर के सारे कामकाज खुद करने शुरू कर दिए। मेरे मना करने के बावजूद भी वह सुकून से ना बैठती थी। मैं और भाई पूरी तरह संतुष्ट हो गए थे कि हमारे घर एक बहुत अच्छी औरत आई है, जिससे हमारे घर को घर बना दिया है। अंकल जी को जब इस शादी का पता चला तो वह भी भाभी से मिलने के लिए आए और भाई की पसंद की दाद दिए बगैर ना रह सके।
माँ का सारा खानदानी जेवर भी अंकल जी के पास था। अंकल जी ने उसे भी भाभी पर चढ़ा दिया और तोहफे में बहुत सारे पैसे भी दिए। भाभी ने पूरे खानदान का ही दिल जीत लिया था। मेरे फ़ोन पर अक्सर सूरज से बात होती रहती थी और वो मुझे तंग करने के लिए कहते कि तुम्हारी पायल भाभी तो कोई जादूगरनी है, हर कोई उनकी तारीफ करता है। सूरज की बात पर मैं हंस पड़ती थी। मेरी भाभी हमेशा दूसरों की मदद करती और खुश मिजाजी से बात करती। हमारे घर में ननंद भाभी जैसा कोई झगड़ा नहीं था। मैं सारी रात की थकी जब सुबह घर लौटती तो बाकी का सारा दिन सोकर गुजार दिया करती थी। मुझे तो भाभी से सही तरीके से बातचीत का भी मौका नहीं मिलता था, तो लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं थी। भाभी की शादी को महीना ही गुजरा था कि भाई की ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी। दरअसल भाई ने इस नौकरी के लिए बहुत पहले से अप्लाई किया हुआ था, लेकिन नौकरी अब पक्की हुई थी। जब भाई की शादी हो चुकी थी, भाई ने पायल भाभी से मशवरा मांगा तो भाभी ने कहा, अगर आप अपना भविष्य बनाने के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब तक प्रिया की शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ पर प्रिया के साथ रहूंगी और फिर बाद में आप मुझे अपने पास बुला लीजिएगा। पायल भाभी की समझदारी ने मुझे और भाई को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था। भाई दूसरे ही महीने मुझे और भाभी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए और हम दोनों औरतें अकेली रह गईं। भाई के जाने के बाद भाभी आस पड़ोस वालों से मेल जोल बढ़ा लिया था। भाभी मुझे खुद बताती कि उनके पास बहुत सारी औरतें आना जाना लगा रहता है जो मोहल्ले की ही हैं। जिसको मदद की ज़रूरत होती है भाभी खुद उसकी मदद कर देती हैं। यह सुनकर मुझे खुशी होती कि भाभी भी भाई की तरह ही हैं। मेरे भाई भी फौरन ही दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते थे। भाई को गए 2-4 दिन ही गुजरे थे कि भाभी ने मुझे अजीब सा बदलाव नजर आने लगा था। मैं नाइट ड्यूटी करके घर पहुंचती तो भाभी जाग रही होती और उनकी आंखों में ऐसा सुर्खपन नजर आता जैसे वह रात भर सोई न हो। कभी कभी वह लंगड़ा कर चलती हुई दिखती तो कभी उनके पैर में सूजन होती। कभी कभी तो मुझे ये देखकर भी हैरान होती थी कि इतनी सर्दी के मौसम में भी वह सुबह सुबह नहा कर बैठी होती थी। उनके बालों से टपकता हुआ पानी देखकर मुझे कपकपाहट होनी शुरू हो जाती थी। भाई की गैर मौजूदगी में उनका सुबह सवेरे नहाकर तैयार नजर आना मेरे लिए अचंभे की बात थी। वह मुझे नाश्ता करवाती और मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती। उसके बाद सारा दिन घर में क्या होता मुझे कुछ खबर ना थी। कभी कभी शाम के वक्त मुझे लॉन में भाभी के साथ कुछ औरतें नजर आ जाया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक रात भाभी अस्पताल चली आई। भाभी को अस्पताल में देखकर मैं हैरान रह गई। आधी रात के वक्त वे मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझसे एक खास दवा मांगी। मैंने भाभी से कहा, ये खास दवा तो औरतों के लिए है, आपको उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है, और वह भी रात के इस वक्त, सब ठीक तो है ना। भाभी मुस्कुरा कर कहने लगी कि भाई के जाने के बाद अब उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि वह दूसरों की मदद करना चाहती हैं और यह दवा वह कुछ ज़रूरतमंद औरतों के लिए ले रही हैं जिन्हें इस दवा की बहुत ज़रूरत है। मैंने भाभी से कहा कि आप मुझे एक फ़ोन कर देती, मैं वापस घर आते हुए दवा ले आती। आपको रात के वक्त अकेले आना पड़ा है। भाभी कहने लगी कि वह अकेली कहाँ आई हैं, ड्राइवर के साथ आई हैं। भाई ने जाने से पहले एक भरोसेमंद ड्राइवर को हमारे लिए रख दिया था। मैंने भाभी को वह दवा दी और भाभी फौरन ही वापस चली गई। मैं सोच रही थी कि भाभी किन औरतों की मदद कर रही हैं जिन्हें इस दवा की ज़रूरत है, और फिर हर रात ही ऐसा होने लगा कि भाभी रात के किसी भी समय अस्पताल चली आती और मुझसे वही दवाई ले जाती। मेरे पूछने पर बस वह इतना ही कहती कि कुछ ज़रूरतमंद औरतों की मदद करना चाहती हैं और उसके सिवा कोई बात नहीं। शायद वह उन्हीं औरतों की मदद कर रही थी जो शाम के वक्त हमारे घर आया करती थी। मैंने सूरज को भी फ़ोन करके यह बात बताई थी। सूरज मेरी बात सुनकर कहने लगे कि अपने पति की गैर मौजूदगी में अगर वह अपने आप को बिजी रखना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है, तुम उन्हें उनका काम करने दो, हर बात को इतना ना सोचा करो। मैं भी अपनी ड्यूटी की तरफ से इस कदर बिजी हो गई थी और खासकर जब से डॉक्टर रुचि गई थी मुझे भाभी पर तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर जब मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा और मेरी हालत देखते हुए डॉक्टर अर्चना ने मुझे घर भेजा
तो मुझ पर ऐसा राज खुला कि मैं दंग रह गई। भाभी के सामने आने की बजाय मैंने छुपकर अंदर के मंजर को देखा और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। भाभी को मेरे आने की खबर भी ना हो सकी थी। मैंने सीधे अपने भाई को फ़ोन लगाया और जो कुछ देखा था उन्हें बता दिया और भाई से कहा कि वह अगली फ़्लाइट लेकर वापस चले आएं। भाई कहने लगे कि वह पहले एक दफ़ा फ़ोन कर अपनी पत्नी से पूछेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैंने भाई को साफ मना कर दिया कि फ़िलहाल भाभी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आएंगे तो फिर हम मिलकर बात करेंगे। भाई को आने में पूरे 4 दिन लगे थे और यह 4 दिन मैंने जिस तकलीफ़ में गुजारे थे सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने भाभी के सामने बिल्कुल भी ये बात जाहिर नहीं की थी कि मैं उनका सच जान गई हूँ। 4 दिन बाद जब भाई लौटे तो मैंने भाई से कहा कि वह शाम के वक्त घर ना आए बल्कि आधी रात के अंधेरे में घर आए। मैं भी अस्पताल की ड्यूटी से निकलकर भाई के साथ आधी रात को अपने ही घर में चोरों की तरह घुसी थी। मेरी भाभी लॉन में बैठी किसी के साथ फ़ोन पर बातों में बिजी थी और उनकी बातों ने मेरे और भाई के होश उड़ा दिए थे। भाई को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को भाई ने बेसहारा समझकर अपने घर की इज्जत बनाई थी वही उनकी ज़िंदगी में दाग लगा गई थी। मैं और भाई अचानक ही भाभी के सामने आए तो उनके होश उड़ गए और वे फटी फटी निगाहों से हम दोनों को देखने लगी। भाई ने भाभी के हाथ से फ़ोन छीना और कहा कि अब तुम खुद अपने मुंह से अपना सारा सच बताओगी वरना अच्छा नहीं होगा। पहले तो भाभी घबरा गई और उनके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन जब भाई ने दोबारा डांटा तो भाभी ने सच बताना शुरू किया। भाभी ने बताया कि उनके बाबा की कई सालों से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सारे भाई शादी करके अपनी पत्नियों को लेकर अलग हो चुके थे और शादीशुदा बहनों ने भी कभी पलट कर उनकी और बाबा की हालत न पूछी थी। जब जमा पूंजी खत्म हो गई और भूखे रहने की नौबत आने लगी तो जैसे तैसे भीख मांग तांग कर गुजारा करने लगी। लेकिन उनके बाबा के स्वर्गवास के कुछ दिन पहले उनके बाबा की हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें मजबूरन अपने बाबा को अस्पताल ले जाना पड़ा और जैसे कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे इसलिए अस्पताल वालों ने इलाज के लिए मना कर दिया। बहुत मजबूर होकर भाभी ने अपने भाइयों से उधार मांगा तो उनके भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। सब ने ही अपनी मजबूरियों के ऐसे रोने रोए कि भाभी गलत साबित हुई। जब उनके बाबा के दोस्त ने उन्हें फ़ोन किया और मिलने के लिए बुलाया, यह उस वक्त की बात थी जब भाई ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे। भाभी समझी कि शायद वह पैसों के लिए बुला रहे हैं, इसलिए मुझे बिना बताए ही एक दिन वह उनसे मिलने के लिए चली गई। भाभी ने सोचा था कि वह कुछ दिन की मोहलत और मांगेंगी और फिर भाई से बात करके उनके पैसे उन्हें लौटा देंगी, लेकिन वहां जाकर तो भाभी पर आसमान गिर पड़ा था जब उनके बाबा के दोस्त ने उनसे पैसों की वापसी की बजाय भाई से तलाक लेने को कहा। उन्होंने भाभी के सामने वह कागजात रखे जिन पर भाभी ने सिग्नेचर किए थे। दरअसल वह कागजात मैरिज सर्टिफिकेट था। उन्होंने भाभी से उस पर सिग्नेचर करवाए थे और अब वह भाभी को ब्लैकमेल कर रहे थे कि वह भाई को छोड़कर उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। भाभी ने परेशानी की हालत में जब कागजात को पढ़ना तक गवारा नहीं किया था। वह कागजात उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाले थे। भाभी ने अपने बाबा के दोस्त के आगे हाथ जोड़े और मिन्नतें की कि ये सब झूठ है, धोखा है। उन्होंने 1 लाख रुपए का कर्जा ज़रूर लिया है लेकिन किसी मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर नहीं किए थे। वह तो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे कि वह भाभी की शादी पर शादी करने का केस बनाएंगे, क्योंकि कागजात के मुताबिक पहली शादी उनकी सुरेश साहब से हुई थी। भाभी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह यह बात भाई को बताएं या ना बताएं। उन्हें लग रहा था कि मैं और भाई उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। जिस तरह उनके घर वालों ने उन्हें अपनाने से इनकार किया था, अगर भाई भी ऐसा ही करते तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाती। इसलिए उन्होंने ये राज हमेशा छुपा लिया। सुरेश साहब उन्हें ब्लैकमेल करके हर रात उनके पास बुलाने लगे और मजबूरन भाभी को तैयार होकर उनके पास जाना पड़ता। जाने से पहले वे दवा के बहाने मेरे पास अस्पताल आती, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं ड्यूटी पर मौजूद हूँ और उनके जाने का मुझे शक तो नहीं होगा। वह सुरेश साहब के पास और उन्हें दूध में नींद की दवा मिलाकर पिला देती
और फिर सारी रात वही खामोशी से गुजार कर सुबह के करीब घर लौटती। लेकिन ये सब हमेशा नहीं चल सकता था। लेकिन जब उस रात में बुखार की हालत में अस्पताल से आई तो उन्होंने घर में 5 मर्दों को अपने सामने बैठा रखा था। वह 5 मर्द मेरे लिए बिल्कुल अनजान जरूर थे, लेकिन भाभी के लिए गैर नहीं थे, बल्कि उनके भाई थे। भाभी ने अपने भाइयों को बुलाकर सारी बात बताई थी और कहा था कि इस मसले का कोई हल निकालें, नहीं तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों के सरों पर आ जाऊंगी और फिर आपको सारी जिंदगी मेरा बोझ उठाना पड़ेगा। जिस वक्त मैंने भाभी की बातें सुनी थी, भाभी अपने भाइयों से कह रही थी कि कब तक अपने पति से छुप छुप कर गैर मर्दों के साथ रात गुजारूंगी। अब मैं और ज्यादा छुप कर यह काम नहीं कर सकती। मुझे लगा था कि शायद भाभी कोई घटिया और गलत काम कर रही हैं, जिसे वह भाई से छुपा रही हैं, लेकिन वह बेचारी तो सुरेश साहब की दरिंदगी का शिकार हो गई थी। भाभी रोते हुए कह रही थी कि उनके भाइयों ने उस रात उनसे वादा किया था कि जल्द ही वह लोग सुरेश साहब के मामले को खत्म कर देंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज रात भी वह इसीलिए तैयार थी क्योंकि वह सुरेश साहब के पास जा रही थी। भाभी ने रोते हुए भाई को यकीन दिलाया कि इन्होंने अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी है, बल्कि वह सुरेश साहब को ऐसी दवाइयाँ खिलाती है जिनसे वे बेहोश हो जाते हैं और खुद भी वह खास दवाई खाती हैं जिससे वे हर वक्त चौकन्ना रहें, जिसकी वजह से ना सुरेश साहब उनके करीब आते हैं और ना ही वह किसी पीड़ा का शिकार होती हैं। इसलिए इस दवाई की वजह से भाभी को इस कदर कमजोरी हो गई थी कि उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उनके पैरों से बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी और उन्हें बार बार नहाना भी पड़ता था। भाभी की आंखें उनकी सच्चाई को बयान कर रही थी। भाई ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि अपनी भाभी के चरित्र पर कीचड़ उछालने से पहले एक दफा अच्छी तरह जान लेना चाहिए था। मैं खुद भी भाभी के आगे शर्मिंदा थी। और मैं फिर भाई ने सुरेश साहब के घर ना जाने उनसे क्या कहा था कि वे हमेशा के लिए भाभी की जिंदगी से निकल गए थे। भाभी गरीब थी, बेआसरा थी और इसी बात का फायदा सुरेश साहब जैसे बेगैरत व्यक्ति ने उठाया था। लेकिन जहां इस समाज में सुरेश साहब जैसे बेगैरत इंसान मौजूद हैं, वहीं मेरे भाई जैसे अच्छे इंसान भी मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ भाभी को सहारा दिया बल्कि उनकी इज्जत के रखवाले भी बन गए। कभी कभी मुझे अपनी भाभी के भाइयों पर हैरत होती है, जिन्होंने अपनी मासूम बहन को दुनिया की ठोकर पर छोड़ दिया। क्या उनके साथ कभी बुरा नहीं होगा? क्या जैसे उन्होंने अपनी बहन को ठुकराया है, उन्हें कोई नहीं ठुकराएगा या उनकी करनी कभी उनके सामने नहीं आएगी? आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे लोगों का अंजाम कैसा होगा? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।